हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन का जो सेकेंडरी फैक्टर है कि कौन कौन से सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जो इंसुलेशन को इफेक्ट पहुंचाते हैं, मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रभाव डालते हैं, वो हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोग प्राइमरी फैक्टर जो था जिसमें हम लोग देखे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रभावित करता है इंसुलेशन को, और फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि ड्यूरेशन ऑफ दिस सनसाइन का ड्यूरेशन कैसे इंसुलेशन को प्रभावित करता है। ठीक है, आज हम लोग सेकेंडरी फैक्टर के अंदर वैसे तो 3 चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग एक चीज़ों को अलग से पढ़ेंगे। सेकेंडरी फैक्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, कैसे ये इफेक्ट करता है, और फिर टोपोग्राफी कैसे इंसुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें एक चीज़ और हम लोग को पढ़ना है सन स्पॉट्स के बारे में, लेकिन सन स्पॉट्स को हम लोग अलग से एक वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे उसका। तो आज हम लोग जो फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेकेंडरी फैक्टर में ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर और टोपोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये इफेक्ट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर से, कि एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी मतलब पार होना, ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भी चीज़, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखना। और दिखने का क्या मतलब है कि ट्रांसपेरेंट का ये भी मतलब होता है कोई चीज़, जैसे सन की रेज है किससे ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर में अगर सन की रेज ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, मतलब एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं कर पाएगी, अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी, अगर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, कुछ गैसेज ऐसे होते हैं जो सन की रेज को नहीं जाने देती, उससे हमारा इंसुलेशन इफेक्ट पड़ता है। अगर उस एरिया में एटमॉस्फेयर में वो गैसेस पाई जाएंगी तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, किसके प्रति, इंसुलेशन की प्रति। आप समझ रहे हैं, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मेरा ये कहना है, एक बार और अगर आप लोग को समझाना चाहूँ तो मेरा ये कहना है कि जैसे सन की रेज है, मैं आपको बताया था कि CO2 जो गैस है, CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो सन के प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ओपैक है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्टेड रेज है उसको बाहर नहीं जाने देती अगर ये ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में पाए जाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर ये बताना चाहता है कि सन की रेज है वो कहाँ ट्रांसपेरेंट है और कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, नहीं है ट्रांसपेरेंट। तो जहाँ नहीं है ट्रांसपेरेंट वहाँ इस सनलाइट की रेज कम पहुँचेगी, जहाँ ट्रांसपेरेंट है वहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ इंसुलेशन ज़्यादा होगा, यहाँ इंसुलेशन कम होगा। अब वही हमें देखना है कि कहाँ कहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं है जिसके कारण वहाँ इंसुलेशन कम पहुँचता है। तो इंसुलेशन कम पहुँचता है तो इससे भी हमें समझ में आ गया कि ये अलग अलग जगह पे अर्थ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंसुलेशन का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँगा। तो कौन कौन सी जो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमें एरोसोल के बारे में पढ़ना है, फिर हमें क्लाउड्स के बारे में पढ़ना है। अब हमें देखना है जो एरोसोल्स पाए जाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हुए, वॉल्केनिक डस्ट हुए, ऐश हुए, इन सभी को मिला के हम लोग एरोसोल बोल सकते हैं। और भी कुछ डिब्रीज हुए, जैसे पैरोक्लिस्टिक डिब्रीज तो नहीं बोलेंगे, चलिए बोल भी सकते हैं, वो भी एक डस्ट ही होता है एक तरीके से। तो वॉल्केनिक डस्ट हुआ या ऐश हुआ और भी कोई डस्ट पार्टिकल्स हुए, उन सभी मिला के हम लोग एरोसोल बोल सकते हैं, उन सभी को मिला के हम लोग एरोसोल बोल सकते हैं। ये एरोसोल अगर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं तो ये इनका लेयर कुछ बड़ा होता है, ये सन की प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं होते, यानी कि सन की रेज अगर इस एरोसोल पार्टिकल से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, यानी कि सनलाइट को जो ये लोग हैं एरोसोल जो है वो उसको हिंडर करता है, मतलब रोकता है। तो अगर सनलाइट की रेज एरोसोल पार्टिकल्स के कारण अर्थ की सरफेस के पास नहीं आ पाएगी तो वहाँ इंसुलेशन क्या होगा, कम होगा, वहाँ इंसुलेशन कम होगा। तो एरोसोल कैसे इफेक्ट करता है इंसुलेशन को, ऐसे इफेक्ट करता है कि अगर एरोसोल्स के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो वो सनलाइट की रेज को हिंडर करते हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ की सरफेस पे इंसुलेशन कम पहुंचता है। आशा करता हूँ कि आपको एरोसोल समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स के बारे में। तो क्लाउड्स को हम लोग एक डिटेल वीडियो में क्लाउड्स की टाइप्स, क्लाउड्स क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आज केवल हमें ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर में ये समझना है कि कैसे ये क्लाउड्स है हमारे इंसुलेशन को इफेक्ट पहुंचाता है, मतलब कहाँ क्यों ये इंसुलेशन को कहीं कम करता है किसी एरिया में, किसी एरिया में ज़्यादा करता है। तो क्लाउड्स वैसे 2 तरीके के होते हैं, एक हाई क्लाउड्स होते हैं, एक हमारा लो क्लाउड्स होते हैं। और पहले हम लोग लो क्लाउड्स के बारे में समझेंगे। तो ये जो हमारा लो क्लाउड्स होता है ये हमारा थिक क्लाउड होता है। क्यों होता है, देखिए किसी एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। किसी एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण
बहुत वाटर वेपर अधिक होने के कारण, मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण बहुत सरफेस के करीब ही ये जो वाटर वेपर ये कंडेंस होने लगते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग देखे थे वाटर के 3 फॉर्म, एक हमारा वो सॉलिड फॉर्म आइस, एक हमारा लिक्विड फॉर्म, एक हमारा गैस फॉर्म। तो वाटर वेपर हमारा गैस फॉर्म है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा पाया जाता है एयर में तो यानी कि वो बोल सकते हैं वाटर वेपर ही पाया जाता है। तो वो जब कंडेंस होने लगता है यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर मतलब सरफेस से ऊपर की तरफ, तो टेम्परेचर हमारा घटता है। तो यानी कि वाटर वेपर का अगर टेम्परेचर घटेगा तो वो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में बढ़ने लगेगा, यानी कि वो कंडेंस होने लगेगा, आइस कंडेंस होने लगेगा। आइस क्रिस्टल नहीं, लिक्विड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। तो वो जब भी हमारा वाटर वेपर का टेम्परेचर घटता है, वाटर वेपर जहाँ ज़्यादा होती है और टेम्परेचर घटने के कारण वो पहले वाटर के फॉर्म में कैसे नीचे आएगी, कंडेंस होकर वाटर फॉर्म में कैसे नीचे आएगी, जब हमारा क्लाउड बनाएगी। तो जैसे जैसे वाटर वेपर अधिक होने के कारण एटमॉस्फेयर में सरफेस से बहुत करीब ही अगर ये कंडेंस होने लगता है तो ये वर्टिकली ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। सरफेस के बहुत करीब से वर्टिकली क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इससे ये हमारा क्या बन जाता है, थिक क्लाउड हो जाता है। तो लो क्लाउड जो होते हैं वो हमारे थिक क्लाउड होते हैं, और यही थिक क्लाउड से जब सनलाइट की रेज यहाँ आती हैं, सरफेस की तरफ आने की कोशिश करती हैं, तो वो इसी थिक क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। क्या कारण क्या है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है क्योंकि ये थिक क्लाउड है, काफ़ी इसमें एवापोरेशन मतलब पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के। तो ये हिंडर मतलब इसको वो नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये थिक क्लाउड, इंसुलेशन के प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं, यानी कि जो सन की रेज है वो इसको पार करके सरफेस की तरफ नहीं आ पाती, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं जो थिक क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो हमारा इंसुलेशन को हिंडर करता है यानी कि रोकता है, जिसके कारण जहाँ भी थिक क्लाउड सरफेस के करीब पाई जाएगी, थिक क्लाउड पाई जाएगी, वहाँ वो आसपास का एरिया जो होगा वो ठंडा होगा, क्योंकि इंसुलेशन आ नहीं पाता, जिसके कारण हमारा कूलिंग होता है उस एरिया में। और एक चीज़ आप लोग और जानिए, और जहाँ भी थिक क्लाउड्स होते हैं वहाँ हमारा रेनफॉल जरूर होता है, मतलब बरसात जरूर होती है। क्या कारण क्या है आप ये भी जानिए। आप लोग कहते हैं, जैसे हम लोग पहले ये जानते थे कि ब्लैक क्लाउड्स अगर एटमॉस्फेयर में होंगे, काले कलर के बादल, तो वो बरसात जरूर करेंगे, लेकिन बादल कभी भी काले नहीं होते। आप लोग बिल्कुल याद रखिए, बादल वाइट सी होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साइंस में पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़ हमें दिखती कैसे है, जब उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आँखों के पास आती है, आँखों तर आती है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन ब्लैक कलर जो होता है वो रेज को एब्जॉर्व करता है, सन की रेज को एब्जॉर्व करता है, सन की रेज एब्जॉर्व करता है। अगर ब्लैक कलर पे सन की रेज पड़ती है तो वो एब्जॉर्व कर लेता है, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आँखों के पास रेज नहीं आ पाती, जिसके कारण कोई भी चीज़ हमें ब्लैक कलर का दिखता है। तो अगर हमें एटमॉस्फेयर मतलब अगर हम लोग सरफेस से हमें जब भी क्लाउड्स ब्लैक दिखता है तो इसका यही मतलब है कि ये थिक क्लाउड है। और थिक क्लाउड का मतलब है कि सनलाइट की रेज पार रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक नहीं आ पा रही है, जिसके कारण हमें ब्लैक क्लाउड्स दिख रहा है। और थिक क्लाउड ज़्यादा वाटर वेपर को अपने पास रखा रहता है, जिससे कारण वो बहुत भारी हो जाता है और एक ऐसा समय आता है कि रेनफॉल हमारा ज़रूर होगा, बरसात ज़रूर होती है। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो लो क्लाउड होता है जो, वो थिक क्लाउड होता है, और थिक क्लाउड हमारे इंसुलेशन को रोकता है। इसीलिए जो थिक क्लाउड है, इसीलिए हमारा क्लाउड जो है इफेक्ट पहुँचाता है इंसुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि जो थिक क्लाउड्स होते हैं वो इंसुलेशन को सरफेस के पास नहीं आने देते। अब हम लोग हाई क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा हाई क्लाउड्स होता है वो हमारा थिन क्लाउड होता है। थिन क्लाउड जैसा कि आप लोग जानते हैं, थिन क्लाउड को सनलाइट की रेज पेनिट्रेट करके सरफेस के पास आ जाती है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं जब सरफेस से सनलाइट की रेज टकराती है, जब सरफेस से सनलाइट की रेज टकराती है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर जो रेज जाती है, इसकी जो एनर्जी होती है, ये सन की रेज की जो एनर्जी होती है ये ज़्यादा होती है। जब इससे सरफेस से टकराती है तो कुछ एनर्जी, कुछ इसके वो एनर्जी कुछ एब्जॉर्व कर लेता है ये सरफेस। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होता है तो इसके कंपैरिजन में, इस रेज के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण ये थिन क्लाउड, ये जो रिफ्लेक्टेड बैक रेज है इसको एब्जॉर्व कर लेती है। इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। और जब एब्जॉर्व कर लेती है तो हमारा इसी कारण जब सन की रेज बाहर से एटमॉस्फेयर से नहीं जा पाता, इसी कारण इस एरिया में हमारा वार्म होता है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है। तो हाई क्लाउड्स हमारे गर्मी को उत्पन्न करता है, मतलब गर्म एरिया, जहाँ भी अगर हाई क्लाउड्स होते हैं, थिन क्लाउड्स होते हैं, वहाँ वो एरिया हमारा गर्म होता है। अगर जहाँ भी हमारा वो थिक क्लाउड्स होते हैं यानी कि लो क्लाउड्स होते हैं, वो एरिया हमारा कूलिंग करता है। और यहाँ थिन क्लाउड होने के कारण यहाँ रेनफॉल नहीं होती।
आशा करता हूँ आपको क्लाउड्स और एरोसोल कैसे इफेक्ट पहुंचाते हैं इंसुलेशन पे वो आपको समझ में आया होगा। तो समरी क्या है कि अगर किसी भी एरिया में हमारा रेनफॉल होगा तो वहाँ जो क्लाउड्स होगी वो हमारा थिक क्लाउड्स होगी, और क्लाउड ज़्यादा होने के कारण, थिक होने के कारण वहाँ इंसुलेशन हमारा कम पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर में एरोसोल और क्लाउड्स के बारे में समझ में आया होगा, और कैसे ये इफेक्ट पहुंचाते हैं इंसुलेशन को वो भी समझ में आया होगा। अब टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट पहुंचाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरह ये इफेक्ट डालता है जब स्लोपी एरिया होती है। टोपोग्राफी यानी कि माउंटेन एरिया में जब माउंटेन का एक तरफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्लोपी एरिया होते हैं, दोनों तरफ वैसे स्लोपी एरिया होते हैं। तो जो स्लोपी एरिया सन के सामने होते हैं, केवल जो मैं आपको बोलना वो याद रखिए, सन के सामने वाली स्लोपी एरिया सन से डायरेक्ट एक्सपोज होती है, तो वो रिसीव करती है ज़्यादा सनलाइट एज ए कंपेरिजन ऑफ जो सन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो सन के जस्ट सामने है, तो ये जो सरफेस है ये रिसीव सनलाइट करेगा, ये भी सरफेस हमारा सनलाइट रिसीव ज़्यादा करेगा। इसके पीछे वाला सनलाइट रिसीव बहुत कम करेगा, डज नॉट रिसीव सनलाइट्स। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्लोपी सरफेस सन के सामने होगा वो ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करेगा, और जो पीछे होगा वो सनलाइट को कम रिसीव करेगा। ये तो क्लियर है आपको। अब हम लोग समझते हैं ज़्यादा सनलाइट रिसीव करना और कहाँ कम सनलाइट रिसीव करना वो हमारा क्या क्या इफेक्ट पहुंचाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट करता है। तो टोपोग्राफी ऐसे हमारे इंसुलेशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि जो टोपोग्राफी का जो स्लोपी सरफेस होता है, जो सन के सामने होता है, वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा पड़ता है, और जो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सन से एक्सपोज नहीं होता जो स्लोपी सरफेस, वहाँ कम इंसुलेशन पड़ता है। लेकिन अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि जहाँ जो स्लोपी सरफेस पे हमारा सनलाइट रिसीव होता है, तो वहाँ क्या क्या कंडीशन पाई जाती है। वहाँ ज़्यादा सनलाइट होने के कारण बहुत कम ही मॉइस्चर सॉइल में पाए जाते हैं, क्योंकि इंटेंस हीट होता है, ज़्यादा इंसुलेशन पड़ता है, जिसके कारण क्रॉप्स का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सन की रेज भी पड़ती है, और सन की रेज पड़ने के कारण स्लोपी सरफेस पे हमारा जो इरिगेशन फैसिलिटी भी ठीक ठाक अगर होगा, इरिगेशन फैसिलिटी भी अगर ठीक ठाक होगा, तो हमारी स्लोपी सरफेस पे क्रॉप जो है ग्रोइंग, उसका क्रॉप का ग्रो बहुत अच्छा होगा, गुड क्रॉप पाई जाएगी, और ह्यूमन सेटलमेंट भी होगा, क्योंकि क्रॉप्स भी पाई जा रही है और सनलाइट भी पाया जा रहा है, जो इसेंशियल नीड है ह्यूमन के लिए। तो इस स्लोपी सरफेस पे जहाँ सनलाइट का रिसीव ज़्यादा होगा, सनलाइट जहाँ ज़्यादा पड़ेगी, वहाँ ह्यूमन भी सेटलमेंट होगा और लिटिल मॉइस्चर पाया जाएगा, इसीलिए गुड क्रॉप का भी ग्रोइंग होगा अगर इरिगेशन फैसिलिटी स्लोपी सरफेस पे अच्छी होगी तो। और जहाँ सनलाइट नहीं पाया जाता वहाँ कौन कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जहाँ सनलाइट नहीं रिसीव होता वहाँ तो पहली बात सनलाइट रिसीव ही नहीं हो रहा है, तो क्रॉप ग्रो नहीं होगा, क्योंकि बहुत इसेंशियल नीड है क्रॉप को ग्रोइंग के लिए सन की रेज का। अगर क्रॉप ग्रो नहीं होगा, क्रॉप नहीं पाई जाएगी, तो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि सन की रेज जब पाई ही नहीं जा रही है तो ह्यूमन कैसे वहाँ रहेंगे जब सूर्य की किरणें ही नहीं मिलेगी वहाँ, और सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, इसीलिए बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाता है। इसी कारण सॉइल में अधिक मॉइस्चर पाया जाने का कंडीशन ये पाया जाता है। अगर सॉइल में अधिक मॉइस्चर पाया जाता है तो वहाँ फॉरेस्ट ग्रो होती है। तो ये जो जहाँ सनलाइट कम जिस स्लोपी सरफेस पे पाई जाएगी वहाँ फॉरेस्ट एरिया जरूर पाया जाएगा, इसीलिए वहाँ ह्यूमन का सेटलमेंट नहीं होता। ठीक है, एक और तरीका है, एक और टोपोग्राफी किस तरह इन्फ्लुएंस करती है यानी कि अफेक्ट करती है इंसुलेशन को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर हाई सरफेस पे, माउंटेन के सबसे हाई सरफेस पे जाएंगे वहाँ सन की रेज ज़्यादा पड़ेगी, तो इंसुलेशन यहाँ ज़्यादा पड़ेगा एज ए कंपेरिजन ऑफ यहाँ ये स्लोपी सरफेस पे, क्योंकि स्लोपी सरफेस तक जब तक सन की रेज आएगी, कुछ यहाँ पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जो पाए जाते हैं उनसे रिफ्लेक्ट होगी इसी सन की रेज। जो स्लोपी सरफेस है, सबसे नीचे जो सरफेस है, माउंटेन का जो बेस है, वहाँ कम पाई जाएगी एज ए कंपेरिजन ऑफ जो सबसे हाई सरफेस है, इंसुलेशन वहाँ अधिक पाया जाएगा। मैं आपको बताया था कि हाई इंसुलेशन पाया जाने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, गैसेस की जो डेंसिटी होती है टॉप पे वो कम होती है, इसीलिए ज़्यादा इंसुलेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करने की न कारण ही यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, भले से यहाँ इंसुलेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होता है, इंसुलेशन कम होने के कारण भी इंसुलेशन कम होता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ गैसेस की जो डेंसिटी है वो हमारा ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको, अब सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग आज पढ़े हैं। तो सेकेंडरी फैक्टर हम लोग पढ़े कि किस तरह सेकेंडरी फैक्टर हमारे इंसुलेशन को इफेक्ट करता है। तो सेकेंडरी फैक्टर में पहले हम लोग देखें ट्रांसपेरेंसी में हम लोग देखें कैसे एरोसोल और क्लाउड्स
एरोसोल हिंडर करता है सनलाइट को, जिसके कारण इंसुलेशन यहाँ कम पहुँचती है। और क्लाउड्स का भी जो थिक क्लाउड है वो भी हमारा हिंडर करता है सनलाइट को, हिंडर करता है सनलाइट को। ठीक है, थिन क्लाउड तो हिंडर नहीं करता थिन क्लाउड, इसीलिए यहाँ जो है वार्म कंडीशन पाया जाता है जहाँ हमारा थिन क्लाउड्स पाया जाता है। तो इस तरह के हम लोग समझे, किसी जगह पे अगर एरोसोल की क्वांटिटी किसी जगह एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी तो वहाँ सनलाइट कम पाया जाएगा, और कहीं थिक क्लाउड्स अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ भी सनलाइट कम पाया जाएगा। अगर थिन क्लाउड्स होंगे तो वहाँ सनलाइट पाई जाएगी, जिसके कारण हमारा गर्म एटमॉस्फेयर भी पाया जाता है, अगर जहाँ जिस एरिया में थिन क्लाउड्स ज़्यादा होंगे। तो ये तो हमारा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट किया इंसुलेशन को। और हम लोग पढ़े कि टोपोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो टोपोग्राफी में हम लोग देखें कि जो स्लोपी सरफेस, जो स्लोप का सरफेस है, स्लोप का सरफेस सन से एक्सपोज होता है, स्लोप का सरफेस सन से, सनलाइट से एक्सपोज होता है, वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। सनलाइट से एक्सपोज होता है वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा पाया जाता है, जो नहीं होता वहाँ इंसुलेशन कम पाया जाता है। तो ये आल सब कुछ रहा किसके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। अब हम लोग अगले वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे किसका, सन स्पॉट के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।